Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 9 Maintenance of Cash Book, Subsidiary Books and Ledger. Hello friends, I am Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you the simplified ways to understand accountancy. हम यूनिट 9 पर है. यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स कितनी आसानी से समझी जा सकती है हम समझेंगे. लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो हम चैप्टर 9 को समझना शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, वी आर एट सेक्शन 9.1 इंट्रोडक्शन. हम जानते हैं कि अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है. इसमें एक सेक्शन डेबिट, दूसरा सेक्शन क्रेडिट. जब भी कोई एंट्री होती है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला एस्पेक्ट डेबिट, सेकंड क्रेडिट. एक गिवर, दूसरा रिसीवर. या कोई असेट आता है या दूसरा असेट बाहर जाता है, या फिर लायबिलिटी बढ़ती है और असेट बढ़ता है. इसी के बेसिस पर डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज की जाती हैं. कैसे समझते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज अ जर्नल? JOURNAL. जर्नल सब्सिडरी बुक कहलाती है, प्राइमरी बुक कहलाती है, क्योंकि सबसे पहली एंट्री अगर की जाती है तो वो जर्नल में की जाती है. इसके कॉलम्स रहते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. कुल मिला के 5 कॉलम्स होते हैं. कॉलम्स हमेशा ऊपर से नीचे होते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग के कॉलम होते हैं, और रोज हमेशा लेफ्ट से राइट होते हैं. तो जर्नल के अंदर कुल मिलाकर 5 कॉलम्स होते हैं. पहला डेट का कॉलम जिसमें डेट डाली जाती है, दूसरे में पर्टिकुलर्स जिसमें एंट्री डाली जाती है, जैसे कैश, डेबिट टू सेल्स. तो पहली लाइन में लिखेंगे कैश, उससे अगली लाइन में लिखेंगे टू सेल्स, और उसके नीचे लिखेंगे कब कितने अमाउंट की सेल हुई. उसके आगे जो कॉलम है वो लेजर फोलियो का है. जब इस एंट्री को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है तो जिस पेज नंबर पे एंट्री की जाती है वहाँ लेजर फोलियो डाला जाता है. कैश डेबिट लिखा था हमने पहले लाइन पे, तो वहाँ जितना अमाउंट का कैश डेबिट हुआ है वो हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे. टू सेल्स लिखा था, सेल्स की वजह से कैश आया था, तो वो हम एंट्री क्रेडिट कॉलम में करेंगे. जब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उस डेट डाली जाएगी, सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जर्नल में देख के हम बता सकते हैं कि कब क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई. कैश बुक. व्हाट इज द कैश बुक? फ्रेंड्स, जर्नल के अंदर कैश से रिलेटेड एंट्रीज या बैंक से रिलेटेड एंट्रीज बहुत सारी होती हैं. तो इन सब को इकट्ठा करने के लिए हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं. कैश बुक में कॉलम्स रहते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. ये 5 कॉलम जैसे जर्नल में है, ये पांचों कॉलम लेफ्ट साइड में होते हैं. ऐसे ही ये 5 कॉलम राइट साइड में भी होते हैं. कुल मिला के इसमें 10 कॉलम्स होते हैं. ज़्यादातर बिजनेस 3 कॉलम कैश बुक यूज़ करते हैं. 3 कॉलम कैश बुक इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 कॉलम्स रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कैश, बैंक और डिस्काउंट. इसकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो इस कैश बुक में आप देखेंगे, 6 कॉलम्स लेफ्ट साइड में है जो डेबिट साइड है, 6 कॉलम राइट साइड में है जो क्रेडिट साइड है. ये 6 कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर, फोलियो, और 3 कॉलम्स जो और हैं वो हैं कैश, बैंक
डिस्काउंट। ऐसे ही 6 कॉलम्स राइट साइड में भी होते हैं जो क्रेडिट साइड कहलाती है। डेबिट साइड में सभी रिसीट्स लिखी जाती हैं। जब भी कैश आएगा या बैंक में बैलेंस आएगा या डिस्काउंट प्राप्त होगा, वो सारा का सारा डेबिट साइड में किया जाता है। क्रेडिट साइड में जब भी कैश दिया जाएगा, बैंक से पेमेंट चेक दिया जाएगा या कोई भी डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट अगर हमने दिया है किसी को तो वो डेबिट साइड में, डिस्काउंट अगर मिला है तो वो क्रेडिट साइड में। कैश अगर मिला है तो वो डेबिट साइड में, कैश अगर दिया है तो वो क्रेडिट साइड में। बैंक में पैसा आया है तो डेबिट साइड में, बैंक से पैसा गया है तो क्रेडिट साइड में। 3 कॉलम कैश बुक को देखकर कभी भी बताया जा सकता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश अवेलेबल है, कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है, कितना डिस्काउंट दिया गया है, टोटल कितना डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। जब भी सेल्स की डील की जाती है उसके अंदर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। जब कैश पेमेंट रिसीव की जाती है, जल्दी कैश प्राप्त करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, 3 कॉलम कैश बुक एक तरह से प्राइमरी बुक भी है क्योंकि इसमें प्राइमरी एंट्री रहती है और इसका शेप लेजर की तरह है, इसलिए ये लेजर बुक का भी काम करती है। इसका मल्टीपल फंक्शन है और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है जो अकाउंटेंट के लिए उसको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, अंग्रेजी के अक्षर टी को देखें तो वो लगभग इस प्रकार से रहता है कि एक समानांतर लाइन, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींचते हैं और उसके ठीक बीच में एक लाइन ऊपर से नीचे वर्टिकल। तो ये जो टी शेप है, इसी टी शेप के अनुसार लेजर का स्ट्रक्चर भी माना जाता है। इसके अंदर 4 कॉलम्स लेफ्ट साइड में होते हैं और 4 कॉलम्स राइट साइड में होते हैं। लेफ्ट साइड में जो 4 कॉलम है वो डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो और अमाउंट। ऐसे ही राइट साइड में भी 4 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो और अमाउंट। लेफ्ट साइड में डेबिट लिखा रहता है लेफ्ट टॉप में, राइट साइड में क्रेडिट लिखा रहता है और ठीक बीच में अकाउंट का नाम से मिस्टर ए का अकाउंट है तो उसके अंदर ए अकाउंट, बी का है तो बी अकाउंट, बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग अकाउंट, स्टॉक का है स्टॉक अकाउंट। लेजर के इस अकाउंट को देखकर अकाउंटेंट बता सकता है कि मिस्टर ए को कितना पैसा देना है या कितना पैसा लेना है। बी के अकाउंट को देख के बता सकता है मिस्टर बी को कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। बिल्डिंग अकाउंट को देख के बता सकता है कि बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है या कितना डेप्रिसिएशन उस पर लगाया गया। स्टॉक अकाउंट को देख के बता सकता है कि इस समय बिजनेस में कितना स्टॉक अवेलेबल है। फ्रेंड्स, हम अकाउंट्स में डेबिट के लिए कैपिटल डी स्मॉल आर यूज़ करते हैं, क्रेडिट के लिए कैपिटल सी स्मॉल आर यूज़ करते हैं और अकाउंट के शब्द के लिए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल सी का यूज़ करते हैं। अकाउंट्स में 2 एब्रीविएशंस और प्रयोग में लाए जाते हैं। LF लेजर फोलियो, दूसरा है JF जर्नल फोलियो। जब जर्नल से एंट्री लेजर में डाली जाती है तो जर्नल में LF का जो कॉलम रहता है उस पर जिस लेजर में एंट्री की गई है उस लेजर का पेज नंबर यानी लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है और लेजर में जहां से जर्नल से एंट्री उठाई गई है वहां पर JF यानी जर्नल का फोलियो नंबर, जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है, जिससे एक एंट्री को दूसरे एंट्री से ट्रेस करना आसान हो जाता है। ये सब जब फिजिकल बुक्स मेंटेन की जाती थी उस समय इसका यूसेज बहुत ज़्यादा था, बहुत महत्व था। आज कंप्यूटराइजेशन होने के बाद इसका रोल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना होगा। अभी हमारी प्राइमरीली बुक एंट्रीज़ हैं, कंप्यूटराइज्ड बुक एंट्रीज़ हमारे कोर्स में नहीं है,
हम लिटरली एज अ फिजिकल बुक अकाउंटिंग को ही समझ रहे हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा, जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है? जर्नल में सबसे पहले एंट्रीज की जाती हैं, लेजर में जर्नल से एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद। जर्नल बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, लेजर बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री है। ईट जर्नल प्राइमरी एंट्री, लेजर सेकेंडरी एंट्री। जर्नल सीक्वेंस में रिकॉर्ड करता है, सीरीज में, डेट वाइज। लेजर रिकॉर्डिंग करता है एनालिटिकल वाइज, स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड, स्पेसिफिक असेट से लेकर स्पेसिफिक लायबिलिटी के ऊपर। जर्नल में जब एंट्री की जाती है उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं, लेजर में जब एंट्री की जाती है उसे पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर की अकाउंट्स की ओर अगर हम ध्यान दें और एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्रीज आएंगी, ए डेबिट टू कैश। जब भी ए कैश रिसीव करेगा तो एंट्री होगी ए डेबिट टू कैश, तो उसके अंदर डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, जितना अमाउंट उसने रिसीव करा है, या ए डेबिट टू गुड्स, जितना अमाउंट, जितने भी गुड्स ए ने रिसीव करे हैं, अमाउंट के गुड्स रिसीव करे हैं, वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स। जो भी पैसा मिस्टर ए ने बिजनेस एंटिटी को देना है वो डेबिट साइड शो करेगा। इसी तरह से जब कैश देगा तो एंट्री होगी बाय कैश टू ए, यानी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश। अगर वो गुड्स हमें देगा, बिजनेस एंटिटी को गुड्स देगा, तो एंट्री होगी बाय गुड्स टू ए, तो ए के क्रेडिट साइड में एंट्री की जाएगी बाय गुड्स। यानी जितना पैसा बिजनेस एंटिटी ने ए को देना है वो क्रेडिट साइड में शो होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो ऑटोमेटिकली ए ने पैसा बिजनेस को देना है और इसे हम बोलेंगे डेबिट सरप्लस। इसके रिवर्स में अगर सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर डेबिट एंट्रीज कम है, यानी कि जो पैसा बिजनेस ने है वह कम है और क्रेडिट एंट्रीज ज़्यादा है, यानी कि जो पैसा ए को प्राप्त होना है बिजनेस एंटिटी से वो ज़्यादा है, तो उसे हम क्रेडिट सरप्लस बोलेंगे। इस तरह की एनालिसिस हर अकाउंट में की जाती है और अगर डेबिट सरप्लस हो तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चला जाता है, क्रेडिट सरप्लस हो तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में चला जाता है, और ये सारा सरप्लस डेबिट या सरप्लस क्रेडिट हर अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं कर रही है इसका मतलब कुछ अकाउंटिंग में एरर है जिसे रेक्टिफाई करना पड़ता है। जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम 3 में क्लासिफाई करते हैं। रियल अकाउंट्स, सभी असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट्स। सेकंड, पर्सनल अकाउंट्स, जिनसे भी बिजनेस एंटिटी लेती है या देती है, बायर्स, सेलर्स, वेंडर्स। थर्ड कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर। जितने भी इनकम बेस्ड अकाउंट्स है या एक्सपेंडिचर बेस्ड अकाउंट्स है, रेंट आया इनकम, रेंट गया एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट आया इनकम, इंटरेस्ट गया एक्सपेंडिचर, कैरेज चार्जेस एक्सपेंडिचर। पर्सनल अकाउंट्स नेचुरल पर्सन्स के हो सकते हैं, सप्लायर्स, वेंडर्स, इंडिविजुअल्स के नाम से, और आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स एटसेट्रा। एक बिजनेस के पास 10 शॉप रेंट पे ली हुई हैं। उन 10 शॉप्स या उन 10 शॉप्स के ओनर्स 10 डिफरेंट पर्सन्स हैं। उन 10 को अभी रेंट नहीं दिया, रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो इनका जो कंबाइंड अकाउंट होगा वो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट होगा और इसको पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अकाउंट्स के रियल अकाउंट्स है, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2।
tangible, land, building, etc. Intangible, patent, goodwill, rights, etc. Understand with certain examples. Bank is a personal account. Tata Iron and Steel Company is an artificial person account. Rajesh is a personal account, which is a natural person. Trust account, nominal account. Salary account, nominal account. Wages account, nominal account. Discount received, nominal account. Discount paid, nominal account. What are contra accounts? Provision for doubtful debt, provision for depreciation, provision for insurance, provision for contingent liability. These are contra accounts. Important rules of debit and credit. For real account, debit what comes in, credit what goes out. Whenever cash comes in, it is to be debited. Whenever building is purchased, it is to be debited. Whenever raw material comes in, it is to be debited. Whenever cash is paid, it is to be credited. Whenever building is sold, it is to be credited. Whenever goods are sold, they are to be credited. Debit what comes in, credit what goes out. Next, personal accounts. Debit the receiver, credit the giver. Whenever Mr. A receives goods from us, cash from us, anything business entity, anybody who receives something from the business entity, his account would be debited. Whenever bank gives cash to the customer, his account is debited. Whenever customer receives cash from us, his account is debited. So debit the receiver, credit the giver. Personal account में rule है debit the receiver, credit the giver. So credit the giver. So whenever business entity, somebody gives anything to business entity, like our customer gives cash to bank, the bank will credit customer's account. Whenever goods by vendor are given to the business entity will credit the vendor. Whenever a customer gives credit to the bank, whenever the customer gives cash to the bank, his account is credited. Whenever a customer returns loan by giving a check to the bank, again his account is credited. It's always credit the giver. Next, third and the final is debit all expenses, credit all gains. I repeat, debit all expenses, credit all gains. अगर बिजनेस एंटिटी ने रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. अगर बिजनेस एंटिटी ने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. अगर बिजनेस एंटिटी ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. अगर बिजनेस एंटिटी ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अकाउंट डेबिट किया जाएगा. क्रेडिट ऑल गेन्स और क्रेडिट ऑल इनकम्स. अगर बिजनेस एंटिटी को इंटरेस्ट मिला है, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो उसमें बैंक को, उसमें इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. बिजनेस एंटिटी को रेंट मिला है तो रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. नेक्स्ट, पेटी कैश बुक. बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे बहुत होते हैं और अगर ये सभी छोटे छोटे खर्चे भी एंटर कर दिए जाएं तो बुक्स बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो जाएंगी. इंपॉर्टेंट एंट्रीज को लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है. एक पेटी कैशियर को एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है. जो छोटे छोटे खर्चे वो करता है वो पेटी कैश बुक में मेंटेन रहते हैं और कंसोलिडेटेड एंट्री कैश बुक में की जाती है. बुक में कॉलम्स रहते हैं
डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और एन अमाउंट। जब पेटी कैशियर कैश रिसीव करता है तो डेबिट साइड में एंट्री करता है, जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो क्रेडिट साइड में करता जाता है, वाउचर नंबर डालता है, वाउचर्स को मेंटेन करता है और एंड में जो कैश बचता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैश बुक में। ये सारे छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं तो हेड कैशियर सारे वाउचर्स को वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद एडिशनल अमाउंट पेटी कैशियर को दे देते हैं। इम्प्रेस्ड कैश बुक, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक बहुत पॉपुलर सिस्टम है। इसके अंदर हेड कैशियर पेटी कैशियर को सर्टेन अमाउंट देता है और यह फॉर सर्टेन पीरियड के लिए देता है। यह पीरियड यूजुअली एक मंथ होता है, लेकिन कहीं कहीं फोर्टनाइट भी होता है, यानी 15 दिन का। हेड कैशियर जो पेटी कैशियर को पीरियड के शुरू में अमाउंट देता है, दैट इज सेट एज इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अकाउंट के लिए अगर पीरियड के शुरू में 10,000 रुपीज़ दिए गए और उस पीरियड के अंदर से फोर्टनाइट के अंदर 7,500 का खर्चा हुआ तो हेड कैशियर फोर्टनाइट के एंड में 7,500 की एंट्री करके उसको वापस 10,000 पहुंचा देगा और इससे हेड कैशियर का हेडेक कम हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन मोर इम्पोर्टेंट जॉब्स पर रहता है और उससे आइडिया रहता है कि एक फोर्टनाइट में 7,500 का खर्चा हुआ, अगले फोर्टनाइट में 6,900 का खर्चा हुआ, जिससे वो वाउचर्स को वेरीफाई भी कर देता है, अकाउंट्स का बेटर मेंटेनेंस भी हो जाता है और इम्प्रेस्ड में कितना खर्चा हो रहा है उसका आइडिया भी बिजनेस एंटिटी को रहता है। नेक्स्ट, मॉडर्न अकाउंटिंग में स्पेशल जर्नल्स। आजकल की अकाउंटिंग में स्पेशल जर्नल्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे परचेजेस के लिए परचेज बुक, परचेजेस रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक। ध्यान रहे, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। जितनी भी कैश परचेजेस या कैश सेल होंगी वो कैश बुक में एंटर होंगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी प्राइमरी एंट्री की जाएगी उसके साथ नरेशन ज़रूर होगा। अगर प्राइमरी एंट्री जर्नल में की जा रही है तो उसमें नरेशन होगा, लेकिन जब से लेजर में पोस्टिंग किया जाएगा तो वहाँ नरेशन नहीं होगा। इसी तरह से प्राइमरी कैश बुक में जब एंट्री की जाएगी वहाँ नरेशन होगा। जब भी परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री की जाएगी तो भी नरेशन मैंडेटरी है। एबीसी कंपनी से 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लिया गया, 10 लाख रुपीस रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम एबीसी कंपनी। ये परचेजेस क्रेडिट परचेजेस हैं तो इसकी एंट्री परचेज बुक में होगी। डेट डाली जाएगी, बाय परचेजेस और अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड में 1 लाख रुपीस, टेक्स्ट लाइन टू परचेजेस और क्रेडिट के कॉलम में 1 लाख रुपीस और तीसरी लाइन में नीचे नरेशन में लिखा जाएगा परचेज्ड रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फॉर रुपीस 1 लाख फ्रॉम एबीसी कंपनी ब्रैकेट क्लोज। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया एंड में, इसे हम नरेशन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस नरेशन में लिखी जाती है। कभी कभी जर्नल एंट्रीज सिर्फ 2 की जगह 3 या 4 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, ऐसी एंट्रीज को कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। एबीसी कंपनी पेड 1 लाख रुपीस टू द बिजनेस एंटिटी एंड इस 1 लाख रुपए प्राप्त लेने के लिए उसको हमारी कंपनी ने टाइम पे पे करने के लिए से 1,000 का डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट दिया गया, ये एक्सपेंडिचर है। जो हमें कैश मिलेगा वो अब 99,000, बिजनेस एंटिटी को कैश मिलेगा 99,000। सो एंट्री होगी कैश डेबिट 99,000, डिस्काउंट डेबिट 1,000 टू एबीसी कंपनी
1 लाख। इस जर्नल एंट्री के अंदर क्या हुआ कि 3 अकाउंट्स अफेक्टेड है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और एबीसी का अकाउंट। फ्रेंड्स, बुक्स के अंदर जब एक पेज भर जाता है तो लास्ट एंट्री के साथ लिखा जाता है C/F, दैट इज कैरिड फॉरवर्ड। और अगला पेज जब शुरू किया जाता है तो वहां लिखा जाता है B/F, दैट इज बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर, all the nominal accounts, income and expenditure accounts, all the direct income accounts are transferred to trading account. All the direct expenditures account are also transferred to the trading account. All the indirect income is transferred to the profit and loss account. All the indirect expenses are also transferred to the profit and loss account. All the personal accounts are transferred to the balance sheet. All the real accounts are also transferred to the balance sheet. यानी कि जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं और रियल अकाउंट्स हैं उनका जो बैलेंस एंट्री है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जितने भी एक्सपेंडिचर या इनकम के अकाउंट्स हैं, अगर डायरेक्ट है तो वो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में, जिससे पूरे बिजनेस की पोजीशन सामने आ जाएगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और यही जो फिगर्स हैं, ये जब नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग शुरू होगी, बुक शुरू होगी, तो वहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड होंगे ये बैलेंसेस। जस्ट रिवाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। प्राइमरी बुक जिसमें एंट्री की जाएंगी उन्हें हम जर्नल बोलते हैं। उसमें नरेशन रहता है, प्राइमरी एंट्री होती है, डेट वाइज सीक्वेंसिंग होती है। जर्नल से फिर एंट्रीज ट्रांसफ़र की जाती हैं लेजर के अंदर, इसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर जर्नल फोलियो एंटर किया जाता है और जर्नल में लेजर फोलियो एंटर किया जाता है, जिससे कि उनको आपस में कोरिलेट किया जा सके। कैश बुक के अंदर एक प्राइमरी बुक का भी काम करती है और सेकेंडरी बुक का भी काम करती है। जितने भी कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड या डिस्काउंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह से हमारे स्पेशलाइज्ड जर्नल्स हैं, परचेज बुक जो सिर्फ क्रेडिट परचेजेस के लिए, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स के लिए, परचेज रिटर्न्स बुक जो परचेजेस रिटर्न किए जाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक जो सेल्स रिटर्न किए जाते हैं। फ्रेंड्स, हम अकाउंट को 3 में बांटते हैं। पहले है रियल अकाउंट्स जिसमें सभी असेट्स आ जाते हैं। फिर हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट्स जिसमें इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल्स नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जो रिसीव करते हैं या कुछ बिजनेस को देते हैं। और थर्ड टाइप के अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट्स जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। इन तीनों अकाउंट के लिए 3 अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। रियल अकाउंट के लिए है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कैश आएगा तो डेबिट किया जाएगा, बिल्डिंग परचेज की जाएगी तो डेबिट की जाएगी, जब भी कैश दिया जाएगा तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग जब बेची जाएगी तो क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से पर्सनल अकाउंट्स के लिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी बैंक्स या बिजनेस एंटिटी से कुछ दिया जाएगा किसी को, जब भी कैश दिया गया, अगर कस्टमर को कैश दिया गया या किसी को भी कैश दिया गया, वेंडर को कैश दिया गया, तो वो रिसीवर है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। और जब भी कस्टमर या कोई भी व्यक्ति बिजनेस एंटिटी को कुछ देगा, कैश देगा, गुड्स देगा, तो उसके अकाउंट को, उस कस्टमर के, उस वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लास्ट टाइप है नॉमिनल अकाउंट, उसके लिए एंट्रीज हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, उसको डेबिट किया जाएगा। जब भी हमें डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह की इनकम है बिजनेस एंटिटी के लिए, तो उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा।
whenever rent is given, so it's an expense, it will be debited. Whenever rent is received, it is an income, so this will be credited. फ्रेंड्स, लेजर के अकाउंट टी शेप में होते हैं. इसमें लेफ्ट साइड में डी आर कैपिटल डी स्मॉल आर से डेबिट लिखा जाता है, राइट साइड में टॉप में सी आर कैपिटल सी स्मॉल आर से क्रेडिट लिखा जाता है, और अकाउंट के बीच में अकाउंट का नाम होता है. जितनी भी डेबिट की एंट्रीज हैं वो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं, इतनी क्रेडिट की एंट्रीज क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं. अगर डेबिट ज़्यादा हो तो डेबिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में कैरी किया जाता है. अगर क्रेडिट ज़्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में किया जाता है. फिर सभी डेबिट समेशंस और क्रेडिट समेशन से देखा जाता है कि सभी डेबिट्स और सभी क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं. अगर वो मैच कर जाते हैं तो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस माना जाता है. अगर उसके अंदर कुछ ऐसे एरर हैं जो काउंटर बैलेंसिंग है तो वो आइडेंटिफाई नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे एरर्स ऐसे जो काउंटर बैलेंसिंग नहीं है वो आइडेंटिफाई होते हैं, उन्हें रेक्टिफाई किया जाता है. फिर इसी ट्रायल बैलेंस से जो एक्सपेंडिचर्स वाले और इनकम वाली एंट्रीज हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जितनी भी एंट्रीज रिलेटेड टू रियल अकाउंट हैं वो सब की सब ट्रांसफ़र की जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर, और फाइनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पूरा अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है तथा बिजनेस एंटिटी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ की पोजीशन पता की जाती है. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने ये भी समझा कि जर्नल एंट्री जब की जाती है उसके साथ एक नरेशन रहता है. नरेशन में मेंशन रहता है कि क्या हुआ, और हमने ये भी समझा कि पेटी कैश बुक की एंट्रीज की जाती हैं जिसके अंदर पेटी कैशियर को एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है हेड कैशियर द्वारा, जिससे कि छोटी छोटी एंट्रीज ट्रिवियल एंट्रीज के ऊपर उसका ध्यान ना जाए, वो मेजर एंट्रीज को ध्यान से करता रहे. इसका बेस्ट सिस्टम इम्प्रेस्ड अकाउंट सिस्टम है जिसके अंदर पेटी कैशियर को एक सर्टेन इम्प्रेस्ड अमाउंट दे दिया जाता है, और यह एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया जाता है, से या फोर्टनाइट में जो खर्चे होते हैं उतना अमाउंट हेड कैशियर उसको 15 दिन बाद रीइंबर्स कर देता है सभी वाउचर्स को कंफर्म करके. और इस तरह से इम्प्रेस्ड अकाउंट कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रहता है, उसकी क्रॉस चेकिंग भी रहती है, और हेड कैशियर बड़ी एंट्रीज की ओर फोकस कर पाता है. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये चैप्टर काफ़ी क्लियर हुआ होगा. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. कोई फीडबैक है तो आप ईमेल कर सकते हैं akagrawal99@gmail.com, और मैसेज दे सकते हैं मुझे 9999428886 पर. थैंक्स अगेन. विशिंग यू हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.